हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रेन एंड मार्टिन की बुक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से एक्सरसाइज नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है, नेम द रिलेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, टेल द केस ऑफ ईच एंड मेंशन इट्स एंटेसिडेंट। तो कहा यह जा रहा है कि जो भी सेंटेंसेस आपके सामने दिए गए हैं उनमें जो वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन है उसे बताइए और उस रिलेटिव प्रोनाउन का केस बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि जो इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है वो क्या है। तो हम एक एक करके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, द पेन दैट यू गेव मी इज अ वेरी गुड वन। इस सेंटेंस में आप देखिए, आपको दो क्लॉज देखने को मिलेंगी। एक क्लॉज है, द पेन इज अ वेरी गुड वन, ये आपकी मेन क्लॉज है। इसके बाद दूसरी क्लॉज जो इसमें है, ये है दैट यू गेव मी। अब इस क्लॉज को हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज और इस क्लॉज में आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन देखने को मिलेगा जो कि है दैट। दैट का यूज हमने द पेन के लिए किया है, तो द पेन जो है इस दैट का एंटीसीडेंट होगा और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा इसके अगर केस की बात की जाए तो हम इसके लिए इस क्लॉज में आने वाली वर्ब की तरफ जाएंगे। लिखा है यू गेव मी, ठीक है। तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है और दैट का यूज हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं जो कि है पेन। तो वर्ब गेव का जो ऑब्जेक्ट है वो है दैट, यानी कि द पेन। हम इसको इस तरीके से ही लिखेंगे, यू गेव मी द पेन, ठीक है। तो दैट यू गेव मी वही सेंस दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर दैट क्या है, दैट एक्यूजेटिव केस में है या फिर इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ पर आपके सामने, तो इस सेंटेंस में आपके सामने जो कुछ भी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पूछा गया था वो हमने बता दिया। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 2 पर। सेंटेंस नंबर 2 कह रहा है, द आंसर विच यू गेव इज नॉट राइट। अब इस सेंटेंस में मेन क्लॉज देखिए क्या है, द आंसर इज नॉट राइट, ये आपकी मेन क्लॉज है। विच यू गेव, ये क्या है, ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है। इसमें आप देखेंगे विच का यूज हुआ है, यू गेव आगे लिखा हुआ है, यू इस क्लॉज का सब्जेक्ट है, गेव क्या है, गेव इस क्लॉज की वर्ब है। यू गेव विच यानी कि विच इसका ऑब्जेक्ट है। तो विच एक्यूजेटिव केस में है, विच इस सेंटेंस का रिलेटिव प्रोनाउन है। साथ ही साथ अगर इसका एंटीसीडेंट देखा जाए तो वो है द आंसर, क्योंकि हम विच का यूज करके द आंसर को बोल रहे हैं, द आंसर की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। अगला सेंटेंस है, आई नो द वुमेन हुज चाइल्ड वॉज हर्ट। अब यहाँ पर आप देखिए मेन क्लॉज क्या है, आई नो द वुमेन, ये आपकी मेन क्लॉज है। फिर आगे रिलेटिव क्लॉज क्या है, हुज चाइल्ड वॉज हर्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है हमारा वो है हुज और इस हुज का यूज हमने चाइल्ड को वुमेन से रिलेट करने के लिए किया है। अगर हम ऐसे लिखते वुमेन्स चाइल्ड तो हम एक अपोस्ट्रोफी और एक एस का यूज करते वुमेन के साथ और ये तब सेंस देता पोजेसिव केस का। यहाँ पर हुज का यूज हमने पोजेसिव केस के लिए किया है जिसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। तो आपकी रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हुज है और इसका एंटीसीडेंट क्या है, वुमेन है। तो इस सेंटेंस में भी आपको मालूम पड़ गया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, उसका एंटीसीडेंट क्या है और वो किस केस में मौजूद है। सेंटेंस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिंग मी द लेटर्स, ये क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज है। विच द पोस्टमैन लेफ्ट, जिसे पोस्टमैन छोड़ गया था, ये सेंटेंस का हिस्सा आपकी रिलेटिव क्लॉज का हिस्सा है। इसमें आप देखेंगे विच लिखा हुआ है, विच का यूज हम लेटर्स के लिए कर रहे हैं। हम कह रहे हैं
द पोस्टमैन लेफ्ट द लेटर्स। और द लेटर्स के लिए हम रिलेटिव क्लॉज में विच का यूज कर रहे हैं, तो विच का एंटीसीडेंट क्या है? द लेटर्स है। विच को हमने किस केस में यूज कर रखा है? एक्यूजेटिव केस में यूज कर रखा है। एंटीसीडेंट इसका लेटर्स है और इसका हमने यूज कर रखा है एक्यूजेटिव केस में, या फिर इसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। ऐसे ही अब हम चलेंगे सेंटेंस नंबर 5 पर। अगला सेंटेंस है दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। इस सेंटेंस में आप देखिए लिखा हुआ है दिस इज द हाउस, ये आपकी मेन क्लॉज है। दैट जैक बिल्ट ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज में आप देखेंगे एक वर्ड यूज हुआ है दैट। दैट का यूज हमने द हाउस के लिए किया है और यही इसका एंटीसीडेंट है। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और द हाउस इसका एंटीसीडेंट है। बात की जाए अगर कि दैट किस केस में है, तो देखिए दैट यहाँ पर एक्यूजेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस में है। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 6 की तरफ। लिखा हुआ है हरी सॉ द मैन हु हैड बीन हर्ट। सेंटेंस का मेन क्लॉज है हरी सॉ द मैन। अब इसके बाद जो रिलेटिव क्लॉज है वो है हु हैड बीन हर्ट। ये आपका रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज में आपको हु देखने को मिलेगा जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है और हु का यूज हमने मैन के लिए किया है। तो मैन क्या है? हु का एंटीसीडेंट है। इसके अलावा बात की जाए हु के केस की, तो हु यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये हु क्या है? नॉमिनेटिव केस में है या फिर सब्जेक्टिव केस में है, जो भी आप कहना चाहें। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है वी मेट द सेलर्स हुज शिप वाज wrecked। तो इस सेंटेंस में आप देखिए वी मेट द सेलर्स, ये क्या है? ये आपकी मेन क्लॉज है। हुज शिप वाज wrecked ये क्या है? ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है। इसमें हुज जो दिया गया है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमने सेलर्स के लिए किया है। हम कहना चाहते हैं कि सेलर्स की जो शिप है उस शिप को नुकसान हुआ है, वो बर्बाद हुई है। शिप जो टूट जाती है उसको कहते हैं wrecked। तो वी मेट द सेलर्स हुज शिप वाज wrecked। अब इसमें हुज का एंटीसीडेंट है सेलर्स और हुज पॉजेसिव केस में है। फिर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिखा हुआ है हियर आर द बुक्स विच आई फाउंड। तो इसमें आप देखिए हियर आर द बुक्स, ये आपकी मेन क्लॉज है। विच आई फाउंड ये क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। विच आपकी रिलेटिव प्रोनाउन हो गई और इसका एंटीसीडेंट है बुक्स। हम रिलेटिव क्लॉज में ये कह रहे हैं आई फाउंड द बुक्स। तो आई क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। तो विच किस केस में होगा? विच एक्यूजेटिव केस में होगा, ऑब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस का। तो विच रिलेटिव प्रोनाउन हो गया आपका, इसका एंटीसीडेंट बुक्स है और इसका केस क्या है? एक्यूजेटिव केस है। फिर सेंटेंस नंबर 9 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है द कैट किल्ड द रैट दैट एट द कॉर्न। अब इस सेंटेंस में आप देखिए द कैट किल्ड द रैट, ये आपकी मेन क्लॉज है। इसके बाद रिलेटिव क्लॉज दी गई है दैट एट द कॉर्न। अब इस रिलेटिव क्लॉज में आपकी रिलेटिव प्रोनाउन है दैट और दैट का एंटीसीडेंट है द रैट। और यहाँ पर आप देखेंगे दैट एट द कॉर्न लिखा हुआ है, यानी कि जो एट वर्ब है इसको किसने परफॉर्म किया? दैट ने। और दैट का एंटीसीडेंट क्या है? रैट है। तो रैट ने ये काम किया, ये नॉमिनेटिव केस में है। तो दैट हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन जो कि नॉमिनेटिव केस में है और इसका एंटीसीडेंट है द रैट। फिर चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 10 की तरफ। सेंटेंस नंबर 10 में दिया गया है ब्रिंग मी द बुक्स विच लाई ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में आप देखेंगे ब्रिंग मी द बुक्स, ये आपकी मेन क्लॉज है। विच लाई ऑन द टेबल ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है। विच यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका यूज किया गया है द बुक्स के लिए। तो द बुक्स क्या होगा? द बुक्स होगा आपका एंटीसीडेंट। और अगर बात की जाए केस की तो हम कह रहे हैं विच लाई ऑन द टेबल। तो जो वर्ब है लाई यानी कि पड़ी होना, रखे होना, तो ये कौन परफॉर्म कर रहा है? बुक्स परफॉर्म कर रही है। तो बुक्स किस केस में है?
नॉमिनेटिव केस में है। अगर हम विच को बुक्स से रिप्लेस कर देंगे तो बुक्स नॉमिनेटिव केस में आ जाएंगी और इसीलिए विच क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। तो ब्रिंग मी द बुक्स विच लाई ऑन द टेबल। फिर चलते हैं हम सेंटेंस नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी। इस सेंटेंस में आप देखिए हियर इज द बुक आपकी मेन क्लॉज है, दैट यू लेंट मी ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और इस रिलेटिव प्रोनाउन को अगर हम देखें तो ये रिलेटिव क्लॉज का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये एक्यूजेटिव केस में है। इसका एंटेसिडेंट है द बुक। तो हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी, इसमें दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, द बुक एंटेसिडेंट हो गया। फिर सेंटेंस नंबर 12 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है आई हेट चिल्ड्रेन हु आर क्रूएल। अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारी मेन क्लॉज क्या है। मेन क्लॉज है आई हेट चिल्ड्रेन, ये आपकी मेन क्लॉज है। फिर रिलेटिव क्लॉज क्या होगी, रिलेटिव क्लॉज है हु आर क्रूएल। अब यहाँ पर हम हु को नॉमिनेटिव केस में देख रहे हैं और इसका एंटेसिडेंट क्या है, चिल्ड्रन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या हुई, रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा हु और ये नॉमिनेटिव केस में है और इसका एंटेसिडेंट है चिल्ड्रन। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 13 की तरफ। लिखा हुआ है शो मी द नाइफ दैट यू हैव बॉट। शो मी द नाइफ ये आपकी मेन क्लॉज है, दैट यू हैव बॉट ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज हमने द नाइफ के लिए किया है। तो द नाइफ इसका एंटीसीडेंट होगा। इसके अलावा दैट आपका यहाँ पर एक्यूजेटिव केस में है क्योंकि हम कह रहे हैं यू हैव बॉट द नाइफ और इस द नाइफ के लिए हम दैट का यूज कर रहे हैं जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो द नाइफ रिलेटिव क्लॉज में एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसीलिए दैट एक्यूजेटिव केस में है। अब सेंटेंस नंबर 14 की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है ही हैज नॉट बॉट द नाइफ दैट आई आस्क्ड फॉर। इस सेंटेंस में ही हैज नॉट बॉट द नाइफ ये आपकी मेन क्लॉज है। फिर रिलेटिव क्लॉज है दैट आई आस्क्ड फॉर, ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है। मेन क्लॉज आपकी क्या है, ही हैज नॉट बॉट द नाइफ। अब इस दैट का यूज देखिए किस लिए हुआ है, द नाइफ के लिए हुआ है। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटेसिडेंट द नाइफ है। अगर हम रिलेटिव क्लॉज को इस तरीके से लिखें आई आस्क्ड फॉर द नाइफ, तो द नाइफ इसका ऑब्जेक्ट होगा, एक्यूजेटिव केस में होगा। तो दैट क्या होगा, दैट भी एक्यूजेटिव केस में होगा क्योंकि हम रिलेटिव क्लॉज में दैट का यूज द नाइफ की जगह कर रहे हैं। अब चलिए सेंटेंस नंबर 15 पे चलते हैं। लिखा हुआ है डॉग्स सून नो द पर्सन। ये आपका क्या है, मेन क्लॉज है। बाय होम दे आर काइंडली ट्रीटेड, ये क्या है, ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है। इसमें हम होम का यूज कर रहे हैं द पर्सन्स के लिए। अगर हम रिलेटिव क्लॉज में दे आर काइंडली ट्रीटेड बाय द पर्सन्स ये कर दें तो हम क्या देखेंगे, द पर्सन्स इस सेंटेंस का क्या होगा, एक्यूजेटिव केस होगा, ठीक है। और इसका यूज हमने होम के जरिए किया है तो ये एक्यूजेटिव केस में है। होम रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज द पर्सन्स के लिए किया गया है और द पर्सन्स क्या है, होम का एंटेसिडेंट है। फिर सेंटेंस नंबर 16 को देखेंगे। लिखा हुआ है दिस इज द जगलर whom we saw yesterday। अब इस सेंटेंस में आप देखिए दिस इज द जगलर मेन क्लॉज है, whom we saw yesterday ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है। तो इस रिलेटिव क्लॉज में आप देखेंगे whom जो है ये आपका क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज हम द जगलर के लिए कर रहे हैं। तो द जगलर इसका एंटीसीडेंट होगा। whom एक्यूजेटिव केस को बताता है तो यहाँ पर आप एक्यूजेटिव केस लिखेंगे इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। अब इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है सेंटेंस नंबर 17। यहां लिखा हुआ है दे दैट सीक विस्डम विल बी वाइज। इस सेंटेंस में आप देखिए मेन क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज है दे सीक
दे विल बी वाइज, ये आपका क्या है, मेन क्लॉज है। इसके अलावा जो रिलेटिव क्लॉज है वो है दैट सीक विस्डम। अब इस दैट का यूज किया गया है दे के लिए। सीक यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की जगह दे का यूज कर लें, यानी कि दैट की जगह दे का यूज कर लें, तो ये हो जाएगा दे सीक विस्डम। ये एक अलग सेंटेंस हो जाएगा। दे विल बी वाइज, ये आपका एक अलग सेंटेंस हो जाएगा। इसीलिए देखेंगे आप, दैट का जो एंटेसिडेंट है वो है दे, और दैट के बाद जो वर्ब यूज करी गई है सीक, वो ये बता रही है कि दैट उस काम को परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर दैट को हम दे से रिप्लेस कर देते हैं तो दे सीक विस्डम हो जाएगा, यानी कि दे उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये केस क्या है। ये केस क्या है, नॉमिनेटिव केस है। दैट को हमने नॉमिनेटिव केस में रखा है रिलेटिव क्लॉज के अंदर, जिसका एंटीसीडेंट दे है। तो यहीं पे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।